स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं अमृत शुक्ला ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत करता हूँ। किसी शायर ने कहा है कि अगर हादसों की जद पे बैठे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें क्या, और जल जलों की डर से घर बनाना छोड़ दें क्या। मानते हैं कि पूरी दुनिया में महामारी की वजह से सारा काम धाम बंद है, अर्थव्यवस्था लगभग अपने पटरी से उतर चुका है। पूरी दुनिया में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी है, लेकिन ये सब सोच करके हाथ पर हाथ रख कर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप अपने हिस्से का काम कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। कुछ सवाल हम ले रहे हैं जिस पर डीप चर्चा करेंगे हम। और इस जो क्लास भी आप पॉलिटी पढ़ रहे थे, फिर आगे हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, साथ बीच बीच में हम करंट के कुछ क्वेश्चन लिया करेंगे और उस पर चर्चा करते रहेंगे ताकि आप अपडेट रहें। बाकी हमारी वेबसाइट www.onlyupsc पर आप जाइए, वहाँ पर बहुत सारे करंट के नोट्स और बहुत सारी वहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उस पर डीप चर्चा करेंगे। जो भी सवाल हैं, जो भी करंट के सवाल है, उन पर हम डीप चर्चा करेंगे, क्योंकि जो सवाल आते हैं बहुत गहराई से आते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ फिल्म से नहीं क्लियर करना है, आपको मेंस भी लिखना है, और मेंस लिखने के लिए हर चीज़ की समझ बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल लेते हैं। सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए, जिसको हिंदी में रासुका भी कहते हैं, को सर्वप्रथम कब एवं किसके कार्यकाल में लागू किया गया था, ये सवाल है। अब सवाल की पृष्ठभूमि समझ लीजिए। सवाल की पृष्ठभूमि ये है कि अभी हाल ही में कोरोना के खतरे को देखते हुए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और पुलिस वाले हैं उन पर हमले किए गए, किसी ने भी किया, क्यों किया, तो उससे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और फायर ब्रांड मुख्यमंत्री माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आज के बाद से कोई किसी भी प्रकार से कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसको एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। उसी के बाद से ये करंट में न्यूज आया, और जब न्यूज कोई आता है तो वही आपके परीक्षा में आता भी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि एनएसए क्या है और ये कब लगाया जाता है, किसके ऊपर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये 1980 में लगाया गया, इंदिरा गांधी के टाइम पर। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 23 सितंबर 1980 को संसद में जो है इसको पारित किया गया। संसद के द्वारा एक कानून बना जिसको रासुका भी कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो जिस प्रकार इसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर रासुका लगाया जाता है। अब इसमें होता क्या है उसको देख लेते हैं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, यानी कि 1 वर्ष तक किसी व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है। एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना आरोप पत्र दर्ज किए 10 दिन तक रखा जा सकता है। नियम यह है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे किसी जज के सामने पेश करना होता है, और उसके बाद में अगर जुडिशली उसको जेल में रखने की अनुमति मिल जाती है तभी उसको जेल में या लॉकअप पे रखा जा सकता है। लेकिन जब कोई एनएसए के तहत गिरफ्तार होता है तो बिना आरोप पत्र दाखिल किए 10 दिन तक पुलिस उसको रख सकती है। बस ऐसे में होता क्या है कि पुलिस बताती है कि फला व्यक्ति को रासुका के तहत, यानी कि एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में हाई कोर्ट के सलाहकारी बोर्ड के पास जो संदिग्ध है वह जा सकता है, परंतु उसे वकील नहीं मिलेगा। अगर जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसके ऊपर रासुका लगा करके उसको बंद किया गया है, अगर वो चाहे तो वो एक सलाहकारी बोर्ड होती है हाई कोर्ट में, उसके पास वो जा सकता है, लेकिन उससे कोई वकील नहीं मिलेगा। तो ये इतना कठोर कानून क्यों है, इसकी कई बार आलोचना भी होती है, परंतु कई मामलों में ऐसे कानून बहुत जरूरी हो जाते हैं। इस कानून में होता क्या है, थोड़ी गंभीरता से इस पर बात कर लेते हैं। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन शब्द कई बार आपने सुना होगा पिछले 5-6 महीने में। मसलन जब 370 में बदलाव, आर्टिकल 370 में बदलाव किया गया था,
तो वहाँ पर आपने देखा था कि किस प्रकार महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और तमाम बड़े बड़े जो कश्मीर के नेता थे उनको डिटेन किया गया था। डिटेन का मतलब होता है, प्रिवेंटिव डिटेन का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इस वजह से गिरफ्तार किया जाए कि वो कोई खतरा बन सकता है, अभी उसने कोई गलती नहीं की है लेकिन वो खतरा बन सकता है, तो ऐसे डिटेंशन को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। अब उदाहरण ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है और गवर्नमेंट है आपकी, और गवर्नमेंट को किसी भी सूत्र से ये पता लगता है कि ये व्यक्ति जो ये है, ये आने वाले कुछ समय में या जो है कुछ टाइम में कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और अभी इसने कोई अपराध नहीं किया है, उससे पहले ही गवर्नमेंट जब इसको गिरफ्तार कर लेती है तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। तो एनएसए में यानी कि जब किसी के ऊपर रासुका लगाया जाता है तो यही प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रयोग किया जाता है। और आप समझ गए होंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, खासकर आतंकवाद के मामले में और अतिवाद के मामले में, जहां पर कोई गंभीर खतरा होता है वहां पर एनएसए लगाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है। परंतु योगी सरकार ने जिस प्रकार कोरोना वायरस के ऊपर हो रहे हमले पर भी एनएसए लगाने का दावा किया है, तो इसका मतलब कि कोरोना की लड़ाई को देश किस प्रकार से गंभीरता से ले रहा है। अतः सबकी ये भूमिका है कि वो सरकार का साथ दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एनएसए समझ लिया होगा। इसमें बहुत बारीक बारीक बातों का कोई मतलब नहीं है, जो उसका मोटा मोटा बात है वो यही है कि इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है और एक कठोरतम कानून है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए अब तक के सबसे शक्तिशाली सुपरनोवा का नाम क्या है? हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए अब तक के सबसे शक्तिशाली सुपरनोवा का नाम क्या है? तो उसका नाम है SEN2016 APS। इसका नाम आप नोट कर लेंगे, SEN2016 APS, ये इसका नाम है। अब ये तो हो गया कि आपने सवाल पढ़ा और उसका उत्तर दे दिया, लेकिन सुपरनोवा क्या है ये जानना जरूरी है। तो सुपरनोवा को समझते हैं। सुपरनोवा का शाब्दिक अर्थ है अंतरिक्ष में चमक के साथ विस्फोट। जब अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा चमक के साथ कोई विस्फोट होता है तो उसको सुपरनोवा कहा जाता है। जब कोई तारा अपने जीवन काल के अंतिम चरण में होता है तब उसमें भयंकर विस्फोट होता है और वह समाप्त हो जाता है। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े तारे होते हैं, सूर्य से बहुत बड़े बड़े तारे होते हैं। तो जब वो चक्कर लगाते लगाते वो अपने अंतिम दौर में होते हैं तो उनमें एक बड़ा विस्फोट होता है और उस विस्फोट में बहुत ऊर्जा और बहुत ज़्यादा चमक होता है। इसी घटनाक्रम को सुपरनोवा कहा जाता है। इसी घटनाक्रम को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में अगर कहें तो इसको महाविस्फोट कह सकते हैं, महाविस्फोट। तो जो तारे की फटने की जो प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारा चमक होता है, बहुत सारी ऊर्जा होती है, इसे ही सुपरनोवा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। सूर्य से 8 या 10 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले, यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, आप इसको समझ लेंगे। सूर्य से 8 या 10 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले बड़े सितारे सुपरनोवा विस्फोट के रूप में समाप्त होते हैं। यानी कि जिनका आकार सूर्य के आकार से 8 या 10 गुना ज्यादा होता है उनमें सुपरनोवा जैसी प्रक्रिया होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि सूर्य अपने आप में कितना बड़ा है और उससे 8 से 10 गुना बड़ा कोई तारा है, जब उसमें विस्फोट होता है तो कितनी एनर्जी और कितना प्रकाश होता होगा। हालांकि खगोलविदों का मानना है कि वह प्रकाश धीरे धीरे कम स्वतः हो जाता है। तो ये है आपका सुपरनोवा। उम्मीद है कि आपने इसको भी समझ लिया होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा इतिहास है और थोड़ा करंट भी है। तो इसमें देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे बंग बंधु किस महापुरुष की उपाधि है।
ये सवाल है, सिंपल सा सवाल है। इसका जवाब है बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब उर रहमान। शेख मुजीब उर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक हैं, बांग्लादेश के पितामह हैं, बांग्लादेश के लिए अग्रदूत हैं, नेता हैं, पहले राष्ट्रपति हैं, मतलब बहुत सारी उपाधियां इनके लिए हैं बांग्लादेश की जो पूरी लड़ाई है उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। आप जानते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, यानी कि जब भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ, तो भारत दो पार्ट में बढ़ गया। एक पार्ट आपका इंडिया और दूसरा पार्ट आपका था पाकिस्तान। पाकिस्तान दो पार्ट में था। एक आपका था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था आपका पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है ये वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है। और जो आपका पाकिस्तान अभी वर्तमान में है वो पश्चिमी पाकिस्तान है। तो ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का ही पार्ट था। अब ये पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ, शेख मुजीबुर रहमान की उसमें भूमिका क्या है, वो इतने बड़े नेता बांग्लादेश के क्यों बने, इसको समझना होगा। तो थोड़ा बहुत पहले शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जान लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को होता है। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 1975 को होती है। और इसी मृत्यु में जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसी की वजह से ये सवाल आपके सामने है। अब्दुल माजिद नामक व्यक्ति ने 15 अगस्त 1975 को राष्ट्रपति भवन में जाकर के शेख मुजीबुर रहमान को, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को, सबकी हत्या कर दी थी। इसमें 12 और सैनिक थे जो कि सेना से जुड़े हुए थे, और ये जो अब्दुल माजिद है यह भी सेना से जुड़ा हुआ था। तो उन 12 लोगों को सजा हुआ, उनको फांसी दी गई। लेकिन ये जो अब्दुल माजिद है ये किसी वजह से भारत भाग आया और करीब 25 वर्ष तक भारत में रहा, और अभी जल्दी में बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी ने उसको पकड़ा और उसे फांसी दे दी गई है। उसको फांसी जब दिया गया तभी ये जो है फिर से करंट का मुद्दा बन गया और शेख मुजीबुर रहमान की बात फिर से चर्चा में आ गई। तो इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, जिसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और ये उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान की 2 बेटियां रेहाना और हसीना। जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई तो ये दोनों जर्मनी में थी। ये जर्मनी घूमने गई थी, और ये भाग्य की बात है कि इनके परिवार में केवल यही 2 बची, और ये इसलिए बची क्योंकि वो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थी। जब इनके पिता मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है तो वहां पर सैन्य तख्ता पलट होता है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ठप हो जाती है। जर्मनी से शेख हसीना भारत आती हैं और वो भारत में काफी वर्षों तक राजनीतिक जो है एक राजनीति से दूर रहती हैं और बांग्लादेश से दूर रहती हैं। भारत में रह करके वहाँ की जो तानाशाही सरकार है उसका विरोध करती हैं, और उसके बाद में 1981 में जाती हैं, और उसके बाद में अवामी लीग के अध्यक्ष चुन ली जाती हैं, और फिर वहाँ से उनका राजनीतिक करियर शुरू होता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश क्यों अलग हुआ पाकिस्तान से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी जानने में दिलचस्पी होगी। बात यह है कि जो बांग्लादेश है, आप ये देख रहे हैं कि ये इंडिया का मैप है, ये इस साइड में बांग्लादेश है, और ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका पाक है, और यहाँ बांग्लादेश है। इसके बगल में वेस्ट बंगाल है, और ये बांग्लादेश का पार्ट है। तो स्थिति ये है कि यहाँ का जो पाकिस्तान है ये हुक्म चला रहा था इस बांग्लादेश पर। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है, यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है करीब 3 से 4,000 किलोमीटर के आसपास अंतर है। और आप जानते हैं कि जो ये भारत क्षेत्र है यहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर भाषा, मान्यताएं सब कुछ बदल जाती हैं। तो यहाँ जो पाकिस्तान है ये उर्दू भाषी है। उसके बाद में इसकी जो मान्यताएं हैं वो कट्टर इस्लाम के प्रति ज़्यादा झुकी हुई थी, क्योंकि इस्लामिक जो है मान्यताओं को केंद्र बिंदु में रख करके गठन किया गया था पाकिस्तान का। लेकिन जो ये पाकिस्तान था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ की भाषा क्या थी? बांग्ला थी। यहाँ की भाषा क्या है? बांग्ला है। और यहाँ की जो मान्यताएं वो हिंदू रीति रिवाज से बहुत जुड़ी हुई हैं।
तो ये कठोर इस्लाम को नहीं पसंद करते हैं, ये उसी गीत संगीत और बंगाल की जो अब एक कल्चर है उससे जुड़े हुए थे। लेकिन केवल इस्लामिक होने की वजह से ये पाकिस्तान में चले गए और आज़ादी के बाद से ही इन दोनों में क्लेश रहने लगा। ये जो पाकिस्तान है ज़्यादा मजबूत होने की वजह से अपना यहाँ पर हुक्म चलाने लगा और यहाँ पर ज़बरदस्ती उर्दू थोपने लगा, अपनी मान्यताओं को थोपने लगा, जिससे त्रस्त होकर के यहाँ की जनता ने इसका विरोध शुरू किया और उसके नेता बने शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना हुई। 26 मार्च 1971 को, डेट आप चेक कर लेंगे, शायद 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्थापना होती है और उस दिन हमारे यहाँ प्रसिद्ध कवि महादेवी वर्मा का जन्मदिन होता है। तो ये थे शेख मुजीबुर रहमान, जो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो उनका गुनहगार था उसको आखिरकार फांसी दी गई है। तो इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम इसका उत्तर बताकर छोड़ दिया करें तो आप कमेंट करके बताइए, हम ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते ये हैं कि अगर आपके सामने कोई सवाल आया है तो गहराई में जाकर के आप उसे समझें और उसे जानें। तो क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।